गुरुकुल की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं मृच्छकटिकम के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के। हम लोग मृच्छकटिकम के 5वें अंक के टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि वर्षा ऋतु का समय है, घनघोर बारिश हो रही है और खास करके जो श्रृंगारिक नाटक होते हैं, प्रेम परक जो काव्य होते हैं, उनमें एक तरह से उद्दीपन भाव के रूप में सदैव वर्षा ऋतु को प्रस्तुत किया जाता रहा है। चारुदत्त उस वर्षा ऋतु का वर्णन एक विस्तार पूर्वक अपनी दृष्टि से कर रहा है और बीच के जो संवाद है, उन संवादों के माध्यम से यह सूचना मिलती है कि अभिसार के लिए वसंत सेना चारुदत्त के पास आना चाहती है, चारुदत्त से मिलना चाहती है। विट आकर के संदेश देता है और तदनुसार हम पाते हैं कि विट और वसंत सेना दोनों मिलकर के अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने पक्ष से उस वर्षा ऋतु का वर्णन करता है। जैसा मैं बार बार अपने व्याख्यान में उद्धरण देता रहता हूं कि प्रकृति का अगर सुदीर्घ वर्णन सविशेष अगर नाटक में उपलब्ध हो, प्राप्त होता हो, तो नाटकीय जो घटना है, जो कथानक है, उसमें एक रूप में कह सकते हैं कि वहां पर वो बाधा के रूप में ऐसा वर्णन प्रतीत होने लगता है यदि सुदीर्घ वर्णन हो। लघु वर्णनों के माध्यम से, संक्षिप्त वर्णनों के माध्यम से हम उसमें रस को और उद्बुद्ध करते हैं, हम रस का आस्वादन और बढ़िया से कर पाते हैं। मृच्छकटिकम के 5वें अंक में जिस प्रकार वर्षा ऋतु का हम वर्णन प्राप्त करते हैं, वह निस्संदेह कवित्व की दृष्टि से अनुपम है, अत्यंत आह्लादक है। कवि की कल्पनाशीलता, कवि की जो एक कह सकते हैं कि उस वर्षा ऋतु को देखने या अनुभव करने का जो वर्णन है, वह प्रशंसनीय है। लेकिन जब हम नाटकीय घटना की दृष्टि से देखते हैं, एक लंबा वर्णन सदा लगातार चला आ रहा होता है, तो नाटकीय घटनाओं में कहीं ना कहीं उससे एक प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में यदि इसको रंगमंचीय दृष्टि से हम देखते हैं, तो आवश्यक हो जाता है कि ऐसे संवादों का, ऐसे दृश्यों का, ऐसे वर्णनों का हम एडिटिंग कर लें। अर्थात जहां पर हमें 20-22 पद्यों के माध्यम से वर्षा ऋतु का वर्णन प्राप्त होता है, वहां पर उसे हम 1 या 2 पद्यों के द्वारा या 3 पद्यों के द्वारा उस वर्षा ऋतु को स्थापित करें और उसी के माध्यम से प्रेमी और प्रेमिका की वेदना, प्रेमी और प्रेमिका की पीड़ा या प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की जो अभिलाषा होती है, उसको हम स्थापित करें। अस्तु, तो वसंत सेना प्रवेश कर रही हैं और विट एक तरह से वसंत सेना को चारुदत्त के सम्मुख इंट्रोड्यूस कर रहा है। हालांकि वो चारुदत्त जिसने एक बार वसंत सेना को देख रखा है, या वसंत सेना जिसने चारुदत्त को एक बार देख रखा है, या दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग की जो ज्वाला भड़क रही है, अगर उनको इन दोनों ने अनुभव कर लिया है, तो मैं नहीं समझता कि किसी पात्र के माध्यम से किसी दूसरे चरित्र को इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन मूल विषय यह है कि कवि अपने चरित्र की स्थापना इन्हीं पद्यों के माध्यम से, इन्हीं संवादों के माध्यम से करते हैं। चाहे वो शकुंतला हो, चाहे वो वासवदत्ता हो या पद्मावती हो। आपको स्मरण हो कि विदूषक केवल एक शब्द में वासवदत्ता और पद्मावती के मध्य का जो वैषम्य है, एक पद्य में हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। उदयन पूछता है विदूषक से कि तुमको पद्मावती विषय से प्रिय है या वासवदत्ता विषय से प्रिय है। तो बहुत सुंदर उत्तर है
कि पद्मावती यद्यपि रूपशील आदि से अत्यंत मधुर है, लेकिन वासव दत्ता बद्धम नमे तावन मनोहरति। तो ये जो चारित्रिक वैषम्य है, जो चरित्र को किस प्रकार से हम एक दूसरे में एक डिस्टिंग्विश करते हैं, एक वैशिष्ट्य उत्पन्न करते हैं, वो कवि अपने छोटे पद्यों, छोटे संवादों के माध्यम से कर देते हैं। यहां पर वसंत सेना के रूप सौंदर्य का, या यूं कहें एक नायिका का, जिस नायिका के प्रति किसी भी आम जन की आसक्ति हो सकती है, चारुदत्त के सामने विट उसे प्रस्तुत करता है। और ऐसे वर्णन कई, अभी मैंने कहा, इस प्रकार के वर्णन यदि आप मेघदूतम में महाकवि कालिदास के द्वारा उत्तर मेघ में पाते हैं, जब एक नायिका को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए वो लिखते हैं, तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना पक्व बिंबा धरोष्ठी मध्य क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभि। तो उस दृष्टि से हम यहां पर उस वसंत सेना को मृच्छ कटिकम कार के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। और वह इस प्रकार है। विट कहता है, अपद्मा श्री रेशा प्रहरण मनंगस्य ललितम कुल स्त्रीणाम शोको मदन वृक्षस्य मदन वर वृक्षस्य कुसुमम सलीलम गच्छन्ति रति समय लज्जा प्रणयिनी रति क्षेत्रे रंगे प्रिय पथिक सार्थे रनुगता। पिछले व्याख्यान के क्रम में भी मैंने इस पद्य के सौंदर्य को, इस पद्य के जो निहितार्थ है उनको स्पष्ट किया था। अन्यथा ये पद्य अदरवाइज भी अगर देखें कि किसी भी नारी के रूप सौंदर्य के लिए कॉम्प्लीमेंट देने की बात की जाए तो ये बड़ा ही सुंदर बनता है। एक एक हम प्रोवर्ब, एक एक मुहावरे को समझने की कोशिश करते हैं। अपद्मा श्री रेशा, ऐशा अपद्मा श्री। देखिए, बिना कमल की ही यह शोभा है। श्री सौंदर्य, शोभा अर्थ को अपने में समाहित किए हुए है। श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, श्री का अर्थ सौंदर्य भी है, श्री का अर्थ शुभ भी है। लेकिन इतने सारे अर्थों के बावजूद भी हम प्रसंग में और चरित्र की दृष्टि से किसी उस अर्थ को पकड़ेंगे। और चूंकि अपद्मा, जहां पर कमल के लिए एक नेगेटिव है कि कमल रहित, देखिए क्या है कि कमल को एक शोभा का प्रतीक माना जाता है और लक्ष्मी के साथ उसका एक अन्योन्य संबंध माना जाता है। जहां भी कहीं आप पाएंगे जो अपनी भगवती लक्ष्मी है, उनके रूप स्वरूप का जब भी कभी वर्णन होता है तो उन्हें कमल के ऊपर में या तो दिखाया जाता है या उनके हाथों में कमल हमेशा है, यानी अन्योन्य संबंध है कमल और लक्ष्मी के मध्य। लेकिन यहां पर उसी की अभिव्यंजना वसंत सेना में करते हुए लेखक, नाटककार कहते हैं कि एक ऐसी श्री है, एक ऐसी सुंदरी नारी है जो बिना कमल की भी सुंदरी लग रही है। अगला पक्ष देखिए कि प्रहरणम अनंगस्य ललितम। अनंगस्य, अनंग शब्द कामदेव का पर्याय है। अनंग का मतलब होता है कामदेव। तो अनंगस्य ललितम प्रहरणम, अर्थात कामदेव का अत्यंत लालित्यपूर्ण या प्रहरण, यानी मानो प्रहार या अस्त्र या शस्त्र है कामदेव का। और मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि कामदेव को पंचबाण कहा जाता है और वही 5 बाणों का जो प्रहार होता है उससे मनुष्य जो है प्रेम रूपी बाण से आविद्ध हो जाता है, घायल हो जाता है। तो मानो ये जो वसंत सेना है उस कामदेव का ही मानो एक अस्त्र है, अर्थात जिसको देखते ही सामने वाला घायल हो जाए, अर्थात इतनी सुंदरी है। इन सारे का निहितार्थ केवल यही है कि वसंत सेना अत्यंत सुंदरी है। एक और देखिए, कहते हैं कि कुलस्त्रीणाम शोको, कुलस्त्रीणाम शोकः। क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? भाई, कुलस्त्री के लिए यह शोक है। इस तरह का तो कॉम्प्लीमेंट, इस तरह का जो सौंदर्य चित्रण या वर्णन जो है ये अनुकूल नहीं है नायिका के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि नेगेटिव जो वर्णन है
एक दूसरे विपरीत पक्ष को उद्भावित करते हुए मानो उनके उस सौंदर्य की स्थापना की जा रही है। यहां कुल स्त्री का मतलब हुआ एक प्रकार से पतिव्रता नारी, जो विवाहिता स्त्रियां हैं। ऐसी विवाहिता स्त्रियों के लिए मानो ये वसंत सेना क्या है, शोक सदृश है। क्यों? क्योंकि ऐसे कुल स्त्री के पतियों की दृष्टि यदि वसंत सेना पे पड़ जाती है तो वसंत सेना उनकी प्राथमिकता बन जाती है, और ये जो कुल स्त्री हैं, ये जो पत्नियां हैं, वो आ जाती हैं नेपथ्य में, वो एक इग्नोरेंट, उपेक्षिता हो जाती है। तो इसलिए ऐसी स्त्रियों के लिए, क्यों? क्योंकि उनके पतियों की रुचि, अभिरुचि इस वसंत सेना में जग जाती है, तो इसलिए उनके लिए शोक है। और ऐसे शोक का वर्णन एक बार पुनः मैं महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक के प्रथम पद्य की दृष्टि में आप लोगों के सामने उद्भावित करना चाहता हूं, जहां पर कि हंस पदिका दुष्यंत को उलाहना देती है और दुष्यंत को अपनी उस शोक, अपनी उस पीड़ा और अपनी उस व्यथा को अभिव्यक्त करती है कि एक बार ही आपने मेरे जीवन में प्रणय किया, क्योंकि उनके जीवन में कोई और नारी आ गई है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे स्त्रियों के लिए, जो स्त्री अपने पति से अनन्य प्रेम करती हों और अगर वो पति किसी और पे आसक्त हो जाए, तो स्वाभाविक है कि ऐसी पत्नियों के लिए ऐसी जो दूसरी नारी है वो शोक सदृशी होती है। और तभी इस प्रक्रिया को धिक्कारते हुए महाकवि भर्तृहरि अपने नीति शतकम अथ च वैराग्य शतकम में कहते हैं आखिरी पंक्ति के माध्यम से कि धिक्तम च ताम च मदनम च इमाम च माम च। कामदेव को ही वो धिक्कार देते हैं जिसने ये पूरा का पूरा चक्र है, जो षड्यंत्र है, ये जो आसक्ति और अनासक्ति की जो एक रेखा खींची है, ऐसे कामदेव को वो धिक्कारने लगते हैं। और आगे देखिए, बार बार परिधि उसी सौंदर्य, उसी काम, उसी प्रणय, उसी प्रेम के मध्य है कि मदन वर वृक्षस्य कुसुमम। मदन वर यानी मदन रूपी श्रेष्ठ, वर का मतलब यहां श्रेष्ठ, और वृक्ष जो है पेड़ है, यानी मदन रूपी श्रेष्ठ वृक्ष का यह, वृक्ष की यह कुसुम है, फूल है। मित्रों, जिस प्रकार हमें वृक्ष के पुष्प आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार मानो यह वसंत सेना सबको आकृष्ट करती है। जो मदन वर वृक्षस्य है, इनको हम दो प्रकार से इसके अर्थ को कर सकते हैं। एक तो मदन रूपी श्रेष्ठ वृक्ष की फूल, और दूसरा मदन वर वृक्षस्य, यानी मदन के जो कामदेव के जो श्रेष्ठ वृक्ष हैं, ये काम से जो युक्त, प्रणय से जो युक्त श्रेष्ठ वृक्ष है, उनके यह कुसुम है। तो इस प्रकार दोनों अर्थ में बात तो मिला जुला के एक ही कही जा रही है कि जिस प्रकार पुष्प अन्यों का आकर्षण होता है, मानो उसी प्रकार यह वसंत सेना लोगों की आकर्षण भूता है। अब उनकी चाल, उनके रति समय आदि के हाव भाव आदि की सोच को उत्पन्न करते हुए विट वसंत सेना को ध्यान में रखते हुए निवेदन करता है कि सलीलम गच्छन्ति रति समय लज्जा प्रणयिनी रति क्षेत्रे रंगे प्रिय पथिक सार्थय अनुगता। देखिए क्या कहते हैं कि रति समय लज्जा प्रणयिनी, प्रणयिनी अर्थात जिनसे प्रणय किया जाए, जिनमें प्रेम भावना आबद्ध है, ऐसे रति समय, रति काल, मिलन काल, संभोग काल में जो लज्जा का आधार, लज्जा को आश्रय बनाने वाली जो प्रणयिनी वसंत सेना है, वह मानो रंगे रति क्षेत्रे रंगे, अर्थात मानो उस रति रूपी रण क्षेत्र में, अर्थात कामाबद्ध जो काम भाव से युक्त रण क्षेत्र में सलीलम गच्छन्ति, लीला पूर्वक हाव भाव आदि से चलती हुई जाती हुई मानो प्रिय पथिक सार्थय अनुगता, राह में चलने वाले जो प्रिय रूपी बटोही हैं, जो पथिक हैं, ऐसे समूहों के द्वारा फॉलो की जा रही है। अर्थात राह चलने वाला कोई भी ऐसा पुरुष, कोई भी ऐसा प्रेमी हृदय नहीं है जो कुछ क्षण के लिए उस वसंत सेना का अनुगमन न करे।
अगर इसके जो इस क्लॉज को हम रिलेट करें कि प्रिय पथिक सार्थय रनुगता, अगर इसको हम वसंत सेना का सुपरलेटिव लें, अगर हम वसंत सेना के प्रति उनके सौंदर्य, उनके हाव भाव, उनके समस्त जो रूप स्वरूप का अगर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लें, तो इमीडिएटली एक नेगेटिव मीनिंग निकल के उभरता है कि इस प्रकार कहते हुए यदि वसंत सेना की प्रशंसा की जाती है, तो शकार और विट ने यदि इनका पीछा किया, तो उन दोनों बिचारे का क्या दोष। यद्यपि शकार उसका प्रतिनायक है, खलनायक है, लेकिन यहां किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई प्रतिनायक या कोई खलनायक किसी सुंदरी स्त्री को देख करके आसक्त ना हो और उनको देखने के बाद उनके हृदय में प्रणय भावना ना उत्पन्न हो। यदि शकार के मन में, यदि शकार का सहायक विट अगर उनको, उनका वसंत सेना को फॉलो करता है, उसका पीछा करता है, उनसे प्रणय निवेदन करता है, तो कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं दोष है? क्योंकि जिस नाटककार ने प्रथम अंक में उन दोनों को उस कारण से खलनायक प्रतिनायक बना दिया, वही नाटककार यदि यहां लिखता है कि प्रिय पथिक सारथे रनुगता, और इसके लेखन के माध्यम से अगर वसंत सेना के रूप स्वरूप को स्थापित करता है, तो ये विरोधाभास है। लेकिन चले, ये एक समीक्षा क्षेत्र का विषय है। यहां केवल इतना समझना है कि वसंत सेना अत्यंत सुंदरी है और कोई भी ऐसा प्रेमी हृदय नहीं जिनको एक बार अपनी ओर यह आसक्त न कर ले, ऐसी वो वसंत सेना है। विट वसंत सेना को देखते हुए कहता है कि वसंत सेने पश्य पश्य, देखो देखो। अब ये जो पश्य पश्य है, यहीं से प्रारंभ होगा आपको एक लंबा चौड़ा वर्णन वर्षा ऋतु का, जिसको कि हमने भूमिका में आप लोगों के सामने यहां प्रस्तुत किया। ठीक है, क्षणिक वर्णन तो बड़ा ही सुंदर है, लेकिन अचानक से एक बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि जब हम एक नाटक की पूर्णता और समग्रता के ऊपर में टिप्पणी करते हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ओर चारुदत्त जब इस अंक का प्रारंभ होता है तो मूसलाधार जो बारिश हो रही है उसका वर्णन कर रहा है। दूसरे ही क्षण ये दोनों निकल करके उद्यान में आते हैं और उद्यान में पत्थर आदि वाली घटना घटती है और विदूषक को छेड़ता है यही विट। उस समय कहां चली गई है बारिश? क्या उस समय ये बारिश नहीं हो रही है? बड़ी सुंदर बातचीत तो हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है, हंसी मजाक दोनों के मध्य, विट और विदूषक और चारुदत्त, इन तीनों के मध्य ये बातें चल रही है। फिर अचानक से ये बारिश का वर्णन हो रहा है। तो या तो नाटककार के माध्यम से यहां पर एक ब्रैकेट में ये सब देना चाहिए था, यह सूचना देनी चाहिए थी कि सहसा वृष्टि समागता, अचानक से बारिश आती है, लेकिन इसकी कोई सूचना नहीं है। तो इसलिए जो कॉन्टिन्यूटी की जब हम बात करेंगे तो हमें लग रहा है कि कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रहा है। शायद भावावेश में आकर के नाटककार ने इसका गहन चिंतन नहीं किया। वे प्रकृति वर्णन में इतने डूब से गए हैं, वर्षा ऋतु के बारे में उनके मन में उठने वाले जो सुंदर सुंदर विचार है, वो उस सुंदर विचारों में इस प्रकार से डूब गए हैं कि उस तारतम्य को बिठाने में, एस्टैब्लिश करने में थोड़ी सी लग रहा है कि एक गैप उत्पन्न हुआ है। या तो कॉन्टिन्यूअस आप दिखाएं बारिश हो रही है, और या नहीं तो बारिश, शुरू के बारिश को खत्म दिखाना है और बाद में अचानक बारिश को शुरू होते दिखाना है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पष्ट निर्देश है कि कबूतर अपने दरबे से मानो पत्थर गिरा रहा हो विदूषक तुम्हारे ऊपर, लेकिन वो पत्थर जो है वो फेंका जा रहा है किसके माध्यम से? विट के माध्यम से। और ये लोग उद्यान में है और उद्यान के द्वार जो है वो बंद है, जिसमें कि प्रवेश नहीं कर सकता है। तो क्या वहां बारिश नहीं हो रही थी? विमर्श कीजिएगा, सोचिएगा और फिर अपनी प्रतिक्रिया भी अभिव्यक्त कीजिएगा। लेकिन इसको देखते हैं कि अचानक ये जो पश्य पश्य के माध्यम से उस बारिश की ओर संकेत दिया जा रहा है कि गर्जंती शैल शिखरेशु विलंब बिंबा मेघा वियुक्त वनिता हृदयानुकारा येषाम रवेन सहसोत्पतितैर्मयूरैः खम वीज्यते मणिमयैरिव तालवृन्तैः। बड़ा ही सुंदर। अब एक जरूर है कि मृच्छकटिकम जब आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं,
तो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि हमारे सामने दृश्य चित्र एक काल विशेष का उभर आता है। अब आज हमारे यहाँ बिजली है, बिजली के पंखे हैं, लाइट है, जला लेते हैं, फैन चलने लगता है। लेकिन जरा उस गांव घर में देखिए जहां बिजली नहीं है या बिजली होने पर भी बिजली नहीं आती है, तो किस प्रकार हम लोग चौक चौराहे पे बैठ के, अपने घर के खटिया आदि पे बैठ करके किस प्रकार हम लोग पंखा झेल रहे होते हैं। उनका अत्यंत सजीव चित्रण है यहाँ पर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है और उनको हम लोग यहां पर समझते हैं कि शैल शिखरेशु विलंबी बिंबा मेघा। शैल अर्थात पर्वत, शिखर यानी चोटी, पर्वत की चोटियों के ऊपर लटकने वाले जो बादल समूह हैं, मेघों के समूह हैं, इस क्या है, वियुक्त वनिता हृदयानुकाराः गर्जन्ति। और क्या है कि वियुक्त वनिता, वियुक्त यानी अलग हुए, सेपरेटेड, दूर हुए, एक साथ नहीं रहते हुए, यानी प्रेमी कहीं और, प्रेमिका कहीं और, पति कहीं और, पत्नी कहीं और। तो वियुक्त वनिता हृदयानुकारा, अर्थात दूर रहने वाली जो प्रेमिका है, स्त्री है, उनके हृदय को अनुकरण करने वाले जो मेघ हैं वो गर्जना कर रहे हैं। जिस प्रकार बारिश के मौसम में प्रेमिका का हृदय पुनः पुनः अपने प्रेमी से मिलन को लेकर के गर्जना करती हैं, अपने हृदय में वो स्वर गुंजाती रहती हैं, उसी प्रकार मानो पर्वतों की चोटियों पर ये लटकने वाले जो बादल हैं वे बादल गरज रहे हैं। अर्थात ये सूचना दी जा रही है कि बारिश आने वाली है। ये शाम रवेण सहसोत्पतितैर्मयूरैः, ये शाम रवेण, ये शाम मेघानाम रवेण, जिस मेघ की गर्जना से, मेघ की उस आवाज से, कड़कड़ाहट से, गड़गड़ाहट से, सहसा अचानक, उत्पतितैर्मयूरैः, उड़ते हुए मयूर, मणिमयैः तालवृन्तैरिव खं वीज्यते, कि जिस प्रकार मणियों से युक्त हाथ के ताड़ के बनाए गए जो पंखे हैं, उन पंखों से हम हवा करते हैं, उस पंखे को झेलते हैं, उसी प्रकार मानो मयूर अपने पंख से आकाश को तालवृन्तैः वीज्यते, मानो पंखे से हवा कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा सुंदर, क्योंकि एक चित्र है। आप अगर मोर के पंख को देखें तो मोर के पंख में जो बीच बीच के स्पॉट होते हैं, देखने में जो सुंदर प्रतीत होते हैं, उन्हीं को यहां पर मणिमयी कहा गया है। और पुराने जमाने में भी हर एक डिफरेंट डिजाइन के लोग पंखे बनाते थे, तो उसमें कहीं कहीं जो ड्राइंग है, पेंटिंग है या मणि आदि खचित कर देते होंगे। बड़ी बड़ी जो जैसे वसंत सेना सदृश जो धन से युक्त जो नारियां हैं या सेठ सेठानी आदि के घर के जो पंखे होते होंगे वो डिजाइनदार होंगे, जिसमें मणि आदि चित्रित तो होते होंगे। तो मानो जिस प्रकार उस पंखे से हवा करते हैं, उसी प्रकार ये मयूर अपने पंखे से आकाश को हवा कर रहे हैं, अर्थात मोर उड़ रहे हैं। मेघ की गर्जना को सुन करके मेघ जो मयूर हैं वो उड़ने लगे हैं। वर्षा ऋतु के माध्यम से जहां एक और प्रेमी हृदय की भावना को यहां पर अभिव्यंजित किया जा रहा है, उसी प्रकार यहां पर हम एक प्रकृति वर्णन भी पा रहे होते हैं। और जैसा हम आप सभी जानते हैं कि काव्य का एक उद्देश्य होता है कि जब हम काव्य आदि का निर्माण करते हैं तो बीच में प्रकृति आदि का वर्णन जो है वो आवश्यक अनिवार्य तत्व के रूप में माना जाता है। कंटिन्यूएशन है उसी अभी पूरा का पूरा जो प्रकृति वर्णन है उसको कंटिन्यूड किया जाएगा यहां पर। और देखें ये अगला पद्य है, पंकक्लिन्न मुखाः पिबन्ति सलिलम धारा हताः दर्दुराः, कंठम मुंचति बर्हिनः समदनो नीपः प्रदीपायते, संन्यासः कुलदूषणैरिव जनैर्मेघैर्वृतश्चन्द्रमा, विद्युन्नीच कुलोद्गतेव युवतिर्नैकत्र संतिष्ठते। बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें कही गई है। मध्य में कई सारी ऐसे सामाजिक जो एक उस समय की स्थापना है, जो समाज एक लोकाचार है, जो एक व्यवहार है,
यद्यपि ये वर्षा ऋतु का वर्णन है, लेकिन हम रिलेट करेंगे उस समय के लोक व्यवहार, उस समय के लोगों की धारणा कैसी है। चलिए देखते हैं कि पंक क्लिन्न मुखाह पिबंती सलिलम धारा हता दरदुरा। दरदुर मेढक है ना, जो मेढक बारिश के मौसम में मेढक टर टर करते हैं, हम आप सभी जानते हैं इस चीज को। तो दरदुराह के दरदुराह, तो दरदुरा नाम कृते अत्र विशेषण द्वयम प्राप्यते। क्या क्या वो विशेषण है? तो पहला है पंक क्लिन्न मुखा, कीचड़ से गीले मुख वाले मेढक, और दूसरा है धारा हताह। धारा हताह यानी जो बारिश की जो बूंदें गिर रही है या पानी में जो उत्पन्न होने वाले जो एक धारा, जो उनकी जो धारा है, उस धारा के थपेड़ों से चोट खाए हुए जो मेढक हैं, वो मेढक सलिलम पिबंती। ये देखिए मैडम, ये देखिए वसंत सेना, ये जो मेढक है, इस मेढक का मुंह जो है वो कीचड़ से युक्त है, और साथ ही कीचड़ से युक्त होने के बाद साथ साथ जो बार बार जो पानी की बूंदें पड़ रही है, उनसे ये बेचारा आहत है। तो ऐसा ये मेढक पानी पी रहा है। कंठम मुंचति बर्हिणः समदनो नीपः प्रदीपायते। और जो बर्हिन, जिसे हम अभी मोर हमने देखा कि वो मोर जो है वह कंठम मुंचति, अपने कंठ को छोड़ रहे हैं। समझेंगे इनको, इस पद्य के उस रूप स्वरूप को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोगों के लिए मैं विश्राम लेता हूं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।